हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री विद्या विहार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए सीडीपी के क्वेश्चंस का एक सीरीज़ को आरंभ किया है और मेरे सीरीज़ का नाम ही है आरंभ सीरीज़। इस सीरीज़ में मैंने स्टॉप क्वेश्चंस लिए हैं सीडीपी के, जो कि आपके सीटेट की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस है वो डेवलपमेंटल एंड थ्योरी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, विकासात्मक सिद्धांत और शिक्षा। और ये मेरा इस सीरीज में दूसरा वीडियो है। आप पहला वीडियो को जाकर देख सकते हैं, इसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया है और मेरा नाम श्रेया शर्मा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। इसमें पहला क्वेश्चन है, लेव वगस्की के अनुसार हर बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लेव वैगोस्की एक थ्योरिस्ट हैं, वो बोल रहे हैं कि बच्चे खुद से क्यों बात करते हैं, स्वयं से क्यों बात करते हैं। जिसके ऑप्शंस हैं, वे आत्म केंद्रित हैं यानी ईगो सेंट्रिक होते हैं, वे अपनी सोच को रेगुलेट करने के लिए निजी भाषण प्राइवेट स्पीच का उपयोग करते हैं। जैसे प्राइवेट स्पीच क्या होता है कि बच्चा जब खेल रहा होता है, तो बच्चा जब खुद से बात करता है उसको हम लोग प्राइवेट स्पीच कहते हैं। या अगर बच्चा खुद को रेगुलेट कर रहा है कि मेरा ये खिलौना कहाँ है, या फिर बच्चा कुछ गेम्स खेल रहा है, कुछ पजल्स खेल रहा है, तो वो पजल्स के एक टुकड़े को ढूंढ रहा है अपने पजल को सॉल्व करने के लिए, तो वो उसका प्राइवेट स्पीच होगा, खुद को रेगुलेट कर रहा है। फिर थर्ड नेक्स्ट ऑप्शन है, उन्हें वयस्कों का ध्यान आकर्षित करना होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको एडल्ट्स का अपना ध्यान है जो अपनी ओर आकर्षित करना, वैसा कुछ नहीं होता है। वे कम बुद्धिमान होते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव ऑप्शन है, वो कम बच्चे बुद्धिमान कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन मुझे ये लग रहा है कि बी है। देखिए आंसर क्या होता है। इसका आंसर बी है। वे अपनी सोच को विनियमित रेगुलेट करने के लिए निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन है, वाइगॉस्की के अनुसार निजी भाषण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग बच्चे अपने विचारों को निर्देशित यानी अपने विचार को डायरेक्शन देने के लिए यूज करते हैं, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि बच्चे कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं, तो वो अपने पजल को सॉल्व करने के लिए अगर किसी उसके पीस को ढूंढ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, खुद को डायरेक्ट कर रहे हैं, खुद को रेगुलेट कर रहे हैं। तो वो हो जाएगा। और अपने व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। प्राइवेट स्पीच क्यों करते हैं, अपना जो उनका एटीट्यूड है, उनका जो बिहेवियर है उसको सही मैनर में करने के लिए वो उस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्राइवेट स्पीच का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक प्रगतिशील कक्षा यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में टीचर्स का क्या रोल होता है, ये क्वेश्चन है। तो वे केवल ज्ञान की का के प्राप्त करता होते हैं। नहीं, टीचर्स का रोल तो ये नहीं होता है कि वो ज्ञान प्राप्त नहीं करते, वो तो ज्ञान देते हैं ना। वे ज्ञान को निष्क्रिय पैसिव प्रोवाइडर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि टीचर पैसिव प्रोवाइडर होते हैं, टीचर भी एक्टिव होते हैं। एक अच्छा क्लासरूम क्या कहलाता है, जिसमें टीचर्स भी एक्टिव है और साथ-साथ स्टूडेंट को भी एक्टिव रखा जा रहा है। वे अधिगम के लिए एक सुविधादाता, हाँ, वो फैसिलिटेटर होते हैं। टीचर्स क्या होते हैं, एक फैसिलिटेटर होते हैं। वे एक ऑथोरिटेरियन है। नहीं, ऑथोरिटेरियन तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, वो अपने अनुसार पूरे क्लासरूम को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत नेगेटिव ऑप्शन है, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा सी। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, चलिए देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित होती है। मतलब एक अच्छा क्लासरूम हम किसको बोलेंगे, या एक अच्छा टीचिंग इन्वायरमेंट किसको बोलेंगे, जिसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, यानी लर्नर सेंटर्ड होता है। यहाँ शिक्षक का काम बच्चों को स्वयं प्रयोग करने और ज्ञान का निर्माण करने के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करना है। मतलब यहाँ पे टीचर का रोल, एक जो प्रगतिशील कक्षा होती है या फिर शिक्षा जो होती है, उसमें जो टीचर का क्या रोल होता है, सिर्फ फैसिलिटेटर, और बच्चा खुद से ज्ञान का सृजन करे, इसके लिए उसको वातावरण प्रोवाइड करना, वैसा इन्वायरमेंट देना जिससे बच्चा अपना काम खुद कर सके, खुद एक्सपेरिमेंट कर सके, अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर से ये क्वेश्चन है,
ये सारे क्वेश्चंस आपको थ्योरी से मिलेंगे। अगर आपको थ्योरीज भी पढ़ना है तो थ्योरीज का भी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है। मैंने बहुत ही आसान भाषा में सारे थ्योरीज को समझाने का प्रयास किया है, तो आप थ्योरीज को भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद इसको फिर से आप प्रैक्टिस करिए तो आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर से ये क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर ने ये कौन सी थ्योरी दी थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। और ये मुझे ऐसा लगता है कि सीडीबी का सबसे इजीएस्ट थ्योरी माना जाता है। हार्वर्ड गार्डनर हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत प्रिंसिपल्स दिए थे इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों के अभिप्राय, भावनाओं और व्यवहारों को समझने और उनके साथ बातचीत करने की क्षमता होती है, उसमें कौन सी बुद्धि होती है? यानी अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स theory of multiple intelligence, a person who has ability to understand others intention, जो दूसरे के intentions को, feelings को, behavior को समझ सकता है and interact with them, और उनके साथ interact कर सकता है, उस intelligence को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो उस intelligence को क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखते हैं। पहला है क्या? स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि तो स्थान से ही आपको समझ में आ रहा है। ये वैसा इंटेलिजेंस होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ये इंटेलिजेंस होगा तो उसको स्थान का ज्ञान, ज्यादा ज्ञान होगा। जैसे कि एग्जांपल, आपने किसी किसी व्यक्ति को देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी जगह पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, लेकिन उसको वो पूरा मैप अच्छे से, रोड मैप याद हो जाता है कि कौन सी गली किधर से निकलती है, ये कौन सा जगह है, सारा याद रहता है। उसके अंदर कौन सा इंटेलिजेंस होता है? यही होता है, स्पेशल इंटेलिजेंस होता है। फिर नेक्स्ट है बॉडीली काइनेस्थेटिक। ये इंटेलिजेंस वो होता है शारीरिक गति, मतलब कहने का मतलब कि अपने बॉडी को किस प्रकार मूवमेंट करना है, कितना फाइन, कितना मतलब ग्रॉस, मोटर ग्रॉस होता है, कितना फाइन होता है, कैसे अपने बॉडी को मूव करना है, वो सब इसमें। जैसे एग्जांपल्स आ जाते हैं डॉक्टर। डॉक्टर इसमें आएंगे इसलिए क्योंकि डॉक्टर जो सर्जन्स होते हैं, सर्जन डॉक्टर्स, उनको पता है कि उनको मतलब किसी भी बॉडी को, किसी भी पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अपनी बॉडी को कितने अनुसार, कितने हद तक मूव करना है अपने फिंगर्स को, कुछ अगर वो ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसलिए इसमें इस एग्जाम्पल्स में ये फिट बैठता है। इसमें डांसर्स भी हो जाएंगे कि डांस कितने हद तक अपने बॉडी को मूव करना है, तो उनके अंदर वो इंटेलिजेंस होती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। फिर है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में ये सिर्फ बेसिक सा ये डिफरेंस है। इंटर होता है वो दूसरों के लिए होता है, और इंट्रा में खुद का, मतलब खुद का इंटेलिजेंस, अपने अंदर का जो आदमी ज्ञान जान सकता है, अपने अंदर को, अपने खुद को समझ सकता है, खुद को जानना, खुद को समझना, वो इंट्रा कहलाएगा। और दूसरे को जानना, दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देना, उस दूसरों के साथ इंटर इंटर अच्छे से इंटरेक्ट करने का जिसमें इंटेलिजेंस होता है, उसको इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि आपका आंसर पता चल गया होगा, तो इसका आंसर सी होगा। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर सी है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो इंटरपर्सनल बुद्धि दूसरों के बाह्य संकेतों, जैसे चेहरे के हाव भाव, यानी चेहरे का हाव भाव रीड कर सकते हैं। अगर जो किसी को कैसे बोलते हैं कि मैं फेस रीडर हूँ, मैं फेस रीड कर सकता हूँ, तो उनके अंदर कौन सा इंटेलिजेंस होता है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। आवाज का स्वर को समझने और सामाजिक रूप से प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है इसमें कि ये जितने भी ये हैं ऑप्शंस है, उसमें से डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? देखते हैं हम। विकास पूरी तरह से हेरिडिटी पर निर्भर करता है? नहीं, पूरी तरह से तो नहीं। कुछ हेरिडिटी होता है और कुछ इन्वायरमेंट होता है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे पूरी तरह से नहीं करता है। विकास केवल पर्यावरण, केवल है यहाँ पे, तो ये भी गलत है। सिर्फ इन्वायरमेंट पे भी नहीं करता है। विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। कि विकास है जो डेवलपमेंट कैसे होता है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों के आपस के मेल जोल से होता है विकास। विकास की गति सभी व्यक्तियों में समान होती है? नहीं, ये भी गलत है। सभी व्यक्तियों में डिफरेंट होती है, गति समान नहीं होती है। स्पीड का कोई जल्दी चलता, कोई अगर एग्जांपल अगर हम देखें तो कोई बच्चा जल्दी चल लेता है, लेकिन कोई बच्चा को टाइम लगता है चलने में, तो यहाँ पे तो डिफरेंस हो गया ना। तो हम स्पीड, ये गति को उसका समान नहीं बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन है, बाल विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रकृति
यानी अनुवांशिकता और पोषण पर्यावरण के बीच निरंतर अंतःक्रिया से प्रभावित होती है, मतलब दोनों में आपस में अंतःक्रिया होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन है विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाना, नहीं, ये तो इंक्लूसिव एजुकेशन इसके सख्त खिलाफ है, ये नहीं होता कि किसी के लिए अलग वर्ड जहाँ आएगा तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन में होता ही नहीं, चाहे कैसा भी बच्चा हो सबको हमको एक साथ पढ़ाना है, इंक्लूसिव वही बोलता है। जैसे इसमें हम एक लाइन यूज कर सकते हैं, सबका साथ सबका विकास, है ना, ये हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा से अलग करना, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, मुख्य धारा से क्यों अलग करेंगे, सबको साथ लेना है। इंक्लूसिव एजुकेशन है तो साथ में लेना है, सभी छात्रों को उनकी भिन्नताओं के बावजूद एक ही कक्षा में शामिल करना है, दिस इज करेक्ट। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा देना, नहीं, ये भी नहीं है, मतलब केवल ये सब आ जाएगा तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि हर बच्चे को, मतलब हर एक चाइल्ड को उसकी शारीरिक, संज्ञानात्मक या सामाजिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इंक्लूसिव एजुकेशन का ये मोटिव है कि चाहे कितना भी डिफरेंस हो किसी भी बच्चे में, लेकिन हम सबको साथ में लेके पढ़ाएंगे, यही इसका मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन प्याजे से क्वेश्चन है ना, ये तो आपको पता होगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी का, इसका भी मैंने क्लास ले रखा है, आप जाके देख सकते हैं। जीन प्याजे के अनुसार कंजर्वेशन की समझ किस अवस्था के दौरान विकसित होती है? किस अवस्था के सेंस में, मतलब कि जीन प्याजे का जो थ्योरी है उन्होंने अपने थ्योरी को किसी भी बच्चे के ये स्टेजेस में डिवाइड करके समझाया है, जैसे कि ये है यहाँ पे दिया ही हुआ है ऑप्शन में, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और ये सारे स्टेजेस हैं जो ये एज के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो सब एज के अकॉर्डिंग डिवाइड है कि इसका एज होता है जन्म से लेके 0 to 2 years, है ना, तो सबका एज के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। आप मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से हम समझते हैं, ठीक है। तो संरक्षण यानी कंजर्वेशन किस स्टेज में आ जाता है कह रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्किल। कंजर्वेशन इन द सेंस कि बच्चे में किसी चीज को संरक्षण करने की, जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अब इससे पहले वाले स्टेज में यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में कंजर्वेशन नहीं होता है, अगर दो ग्लास है, एक ग्लास थोड़ा मोटा है और एक पतला है, तो दोनों में अगर सेम क्वांटिटी का वाटर रखा जा रहा है, और लेकिन जो पतला वाला ग्लास है उसमें जो वाटर का लेवल अप दिखेगा और मोटे वाले ग्लास में वाटर का लेवल डाउन दिखेगा, लेकिन क्वांटिटी दोनों में सेम है, तो बच्चे को ये समझ नहीं है कि दोनों के शेप में परिवर्तन है, इसलिए वो ज्यादा लग रहा है, बच्चा बोलेगा कि वो पतले वाले ग्लास में पानी ज्यादा है ना। लेकिन जब बच्चा सेकंड ये थर्ड वाले स्टेज में आ जाएगा तो बच्चे को ये नॉलेज हो जाएगा कि नहीं, ये है जो दोनों में क्वांटिटी सेम है और इसमें लेवल अप इसलिए लग रहा है क्योंकि ये ग्लास पतला है और वो वाला ग्लास मोटा है, इसलिए ये इसका लेवल अप लग रहा है लेकिन क्वांटिटी सेम है, तो इस समय बच्चे में क्या आ गया, कंजर्वेशन आ गया, है ना, कंजर्वेशन कंजर्वेशन का नॉलेज हो गया बच्चे में, है ना। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन सी है इसका आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखें, संरक्षण वह क्षमता है जिसमें बच्चा समझता है कि वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन होने पर भी उसका भी उसकी मात्रा समान रहती है ना, ये जो एग्जांपल मैंने समझाया उसी पे ये फिट बैठता है। यह क्षमता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11, यानी पहले का एज क्या है, फर्स्ट वाले स्टेज का एज है 0 से लेके 2 years, और सेकंड वाले स्टेज का ईयर है बच्चे का ये 3 से लेके 7 years, और ये 7 years से लेके ये है 11 years तक, और डी वाले का है 11 से अप टू एडल्ट तक है ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम करने के लिए एक प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक रूढ़िवादी भावना जो बहुत पहले से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, कि जैसे कि लड़का है जो वो बाइक चला सकता है, लड़की बाइक नहीं चला सकती है, या फिर लड़की है जो घर में खाना बनाएगी वो जॉब नहीं कर सकती है, लड़का जॉब करेगा लेकिन घर का खाना नहीं बना सकता। तो ये एक मिथ चला हुआ आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, उसी को बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, कि लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम नहीं कर सकती है ना, ऐसा। तो इसको कम करने के लिए एक प्रभावी तरीका एक क्या हो सकता है? तो इसके ऑप्शंस है, लड़कियों को केवल घरेलू काम सीखना, नहीं ये तो गलत है। लड़के और लड़कों और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक यानी नॉन ट्रेडिशनल रोल में शामिल करना, नहीं ये मतलब ये तो चैलेंज कर रहा है, लेकिन ये हम सिखा नहीं सकते हैं, किसी चीज के खिलाफ एकदम करना ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं, जेंडर विशिष्ट समूह बनाना, नहीं ये तो गलत हो जाएगा ना, कि आप जिन लड़का को एक ग्रुप में रख रहे हैं, लड़की को एक ग्रुप में रख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। जेंडर आधारित खेल सामग्री का उपयोग करना, देखते हैं क्या इसका आंसर है। इसका आंसर, लड़कों और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिका, ये ऑप्शन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक प्रभावी तरीका क्या है, तो ऑप्शन के अगर अकॉर्डिंग देखें तो सबसे बेटर ऑप्शन यही लग रहा है कि लड़कों और लड़कियों दोनों को नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में शामिल करना, मतलब जो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ना हो। तो यहाँ पे इस ऑप्शन से थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा बच्चे को हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप सोसाइटी के खिलाफ जाइए, तो उस पर्सपेक्टिव में भी ये ऑप्शन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन में सबसे बेटर पॉजिटिव ऑप्शन यही है, तो आंसर यही होगा, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन है, बच्चों को जेंडर विशिष्ट कार्यों से परे अनुभव देकर, जैसे लड़का का खाना बनाना या लड़की का गाड़ी ठीक करना, शिक्षक यह संदेश देता है कि क्षमताएं जेंडर मुक्त होती हैं, है ना। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये बहुत फिट बैठ रहा है, कि अगर हम किसी बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को हटाना है, तो हम क्या बोलेंगे, लड़के खाना बना सकते हैं और लड़कियां भी गाड़ी ठीक कर सकती हैं। तो इससे बच्चों में ये मैसेज जाएगा कि नहीं, जो जिस काम के लिए कैपेबल है वो काम कर सकता है, उसके जेंडर का कोई महत्व नहीं है कि कौन क्या जेंडर का है, इसलिए वो काम किया जा रहा है ना। अब नेक्स्ट है प्रश्न 8, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? मतलब ये है एक बीमारी है ये, जो पाई जाती है बच्चों में, तो ये किस से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, रीडिंग और स्पेलिंग में कठिनाई से, राइटिंग से, और या फोकसिंग से, फोकस करने से। तो मैथमेटिकल्स में डिसकैलकुलिया होता है, क्या होता है, डिसकैलकुलिया, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, ठीक है, बी, पढ़ने, रीडिंग और वर्ड स्पेलिंग में कठिनाई, मतलब जो बच्चा, किसी बच्चे को आप देखा होगा वो दिमाग से तो कमजोर नहीं है, तेज है, लेकिन उसको किसी चीज को प्रोनाउंस करने में, पढ़ने में वो थोड़ा बहुत लड़खड़ाता है, या फिर स्पेलिंग से उसके ज्यादा गलती गलती होते हैं, तो उसको डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और ये राइटिंग का होगा, राइटिंग का जो ये होता है, प्रॉब्लम होता है, उसका नाम है डिसग्राफिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है। और फोकसिंग वाला ऐसा कोई स्पेसिफिक बीमारी का नाम नहीं दिया गया है, फोकस करना, तो वो तो कुछ बच्चे होते हैं जो जानबूझ के भी फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लास में उनका ध्यान किसी और चीज पे रहा तो वो फोकस नहीं कर पाते हैं ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन है, डिसलेक्सिया एक सीखने की अक्षमता है जो मस्तिष्क द्वारा ध्वनियों के अक्षरों में प्रोसेस करने की तरीकों को प्रभावित करती है, जिससे पढ़ने और वर्तनी में समस्याएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ गया, बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी एजुकेशन सिस्टम चाइल्ड सेंटर है, तो उसमें लर्निंग का प्राथमिक लक्ष्य यानी पहला क्या लक्ष्य, पहला क्या उसका एम होना चाहिए, है ना। तो सॉरी, ऑप्शंस क्या है, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, नहीं, सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं है मोटिव, ठीक है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को सुनिश्चित करना, हाँ ये सही लग रहा है, आगे देखते हैं।
परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना नहीं, अंक भी प्राप्त करना कोई मोटिव नहीं होता है चाइल्ड सेंटर्ड का। केवल शिक्षक निर्देशित गतिविधियां करना नहीं, ये भी नहीं, टीचर्स के सिर्फ जो डायरेक्ट करेंगे वही काम करना वो नहीं है, ये तो फिर टीचर सेंटर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है सबसे बेटर ऑप्शन, बच्चों के समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट, चारों तरफ बच्चे का हर परिप्रेक्ष्य में डेवलपमेंट हो, विकास हो, उसको सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का उद्देश्य बच्चों के सभी पहलुओं यानी शारीरिक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल, सामाजिक का विकास करना, जिससे वे जीवन भर सीखने वाले बन सके। मतलब ऐसा नहीं कि ये रोट लर्निंग को हटाना है, ऐसा नहीं कि बच्चे को रटवा रहे हैं बैठा के, लेकिन बच्चा कुछ उसको अपने अंदर इनेट नहीं कर पा रहा है ना। तो बच्चे का तो हम फिजिकल डेवलपमेंट करवाएंगे ही, लेकिन उसके साथ उसका मेंटल, हेल्दी मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसका इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चा इमोशनली वीक नहीं होना चाहिए। बच्चे हैं जो सामाजिक डेवलपमेंट उनका अच्छा होना चाहिए, बच्चे मतलब अपने पीयर ग्रुप से, अपने आस पड़ोस से अच्छे से बिहेव करें, बहुत एग्रेसिव ना हो, ये सब भी टीचर्स को ध्यान में रखना होता है, बच्चे के करिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आकलन। ये असेसमेंट से क्वेश्चन है, असेसमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी आकलन का क्या पर्पस होता है। तो ऑप्शंस है, छात्रों को पास या फेल घोषित करना। नहीं, आकलन सिर्फ ये नहीं होता कि आपको सर्टिफिकेट दे दिए कि आप पास हैं और आप फेल हैं, नहीं। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे जो 10th में फेल होते हैं, 12th में फेल होते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर क्या है, वो आईएएस बन के बैठे आज। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक चीज में फेल हो गए तो वो आगे उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा, या फिर उनमें दिमाग नहीं है, है ना। तो आगे अगर कोई भी बच्चा मेहनत करता है तो वो सफल जरूर होगा। छात्रों की समझ में सुधार करना और उनकी प्रगति को ट्रैक करना। हाँ, ये ऑप्शन पॉजिटिव है कि आप छात्रों की समझ में सुधार करना, कि जो बच्चा क्या अभी तक सीख पाया है, और अगर नहीं सीख पाया है तो क्यों नहीं सीख पाया है उसको एसेस करना। ठीक है, फिर उसमें सुधार करना, टीचर खुद में सुधार करता है, खुद के पढ़ाने के तरीके में सुधार करता है, ताकि बच्चे में उससे प्रगति उनका हो सके, यानी उसके डेवलपमेंट को ट्रैक करना है हमें, है ना। इसलिए आकलन किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, केवल शिक्षकों को प्रदर्शन की रिपोर्ट देना। नहीं, टीचर्स को क्यों देना है। ठीक है, छात्रों को कंपटीशन के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं, कंपटीशन नहीं कह सकते, हेल्दी कंपटीशन पार्ट है पढ़ाने का, लेकिन कंपटीशन सिर्फ नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत होता है, तो आंसर क्या है, आंसर भी ऑप्शन नंबर बी। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें हम, तो आकलन को एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, मतलब एक एसेट के रूप में आकलन प्रयोग होता है। मतलब जैसे हर चीज टीएलएम वगैरह यूज किया जाता है ना पढ़ाने में, अच्छे मतलब एजुकेशन सिस्टम में, उसी तरह हम ये असेसमेंट को भी उपयोग किए जा सकते हैं, ताकि उससे हमें बच्चों का हम डायग्नोस कर सके कि बच्चे को कहाँ पे सीखने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपने देखा होगा डायग्नोसिक होता है, डायग्नोसिस किया जाता है ना बच्चे का प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, फिर उसको डायग्नोसिस करने के बाद क्या दिया जाता है बच्चे को, रेमेडियल टीचिंग दिया जाता है। क्या दिया जाता है, रेमेडियल टीचिंग, है ना। फिर उसका रेमेडियल टीचिंग मतलब जहाँ बच्चा डायग्नोस हुआ कि बच्चे को यहाँ समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर खुद के पढ़ाने के तरीके में सुधार करेगा और फिर उसको बच्चे को समझाने की कोशिश करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे रेमेडियल टीचिंग करना, है ना। तो किया जाना चाहिए ताकि शिक्षक जान सके कि छात्रों को कहाँ कठिनाई हो रही है और सीखने की प्रक्रिया में सुधार किया जा सके, है ना। तो खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो इसी तरह आप मेरे इस श्रृंखला से जुड़े रहिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आऊंगी, और ये सारे क्वेश्चन मेरे बनाए हुए नहीं है, ये सीटेट के पीवाईक्यूज हैं। तो अगर आप सीटेट की तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जो कि आपके एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे अब आगे आने वाले वीडियोस के। और मेरा नाम श्रेया शर्मा है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। और अगर आपको मेरे बारे में कुछ और भी जानना है तो आप आगे के वीडियोस में मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।